नमस्कार, मैं हूं हरिओम और आप हैं द चकाचक पर। यह है द चकाचक की विशेष श्रृंखला जिसका नाम है बदनाम और विश्व के सारे बड़े विलन्स के बारे में इस पर हम चर्चा करेंगे। आज की श्रृंखला का सबसे पहला चरण है ठग बहराम के बारे में। जिंदगी कांटों की राहों पे चली, कुछ को हम समझ नहीं पाए और कोई हमें समझ न सका। 1765 का दौर था। हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों की सत्ता पहले चरण पे थी और मुगलों की सत्ता अपने अंतिम दौर में। इसी दौरान जन्म लिया सबसे बड़े ठग बहराम ने। इसका जन्म स्थान और इसके परिवार के बारे में ज़्यादा पुख्ता जानकारी अज्ञात है। बहराम अपने बचपन के दिनों में बहुत ही सीधा साधा और मासूम सा बच्चा था। बचपन में ही उसकी दोस्ती अपने टाइम के सबसे बड़े ठग सैयद आमिर अली से हुई। सैयद आमिर अली बहुत बड़ा लुटेरा और ठग था। उसी ने बहराम को ठगी की तालीम दी। देखते ही देखते दोस्ती परवान चढ़ी और सीधा साधा बहराम बन गया किंग ऑफ ठग्स या ठग बहराम। उसके साथ शुरुआती दौर में एक डाली नाम की लड़की भी काम करती थी, पर यह भी ज़्यादा समय तक न चला और दोनों अलग हो गए। बहराम का दिल्ली, ग्वालियर, जबलपुर, मंदसौर तक इतना खौफ था कि लोग इक्का दुक्का बाहर तक नहीं निकलते थे, रास्तों पर निकलना बंद कर चुके थे। लखनऊ की खूबसूरत तवायत हो या नई नवेली दुल्हन या फिर मारवाड़, कराची, लाहौर, काठियावाड़ और मंदसौर के व्यापारी, पूरे के पूरे काफिले देखते ही देखते गायब हो जाते थे। ठग अपने इलाकों में इस कदर बिखरे पड़े थे कि कौन ठग है और कौन आम जनता, इनको पहचान करना बहुत ही मुश्किल थी। इन ठगों के काम करने के तरीके इन्हें दिलचस्प बनाते हैं। ये भेष बदलने में माहिर थे। इनमें से कुछ लोग व्यापारियों और राहगीरों का भेष धर के जंगलों में घूमते रहते थे। बहराम का 200 से अधिक लोगों का ग्रुप था जो 3 टुकड़ियों में बटा होता था। पहली टुकड़ी सबसे आगे होती थी, जिनका काम कब्रें खोदने का होता था। दूसरी टुकड़ी जो भेष बदलने में काफ़ी माहिर होती थी और लोगों को अपनी बातों में उलझाने में बहुत तेज़ होती थी। तीसरी टुकड़ी जो सबसे पीछे चलती थी और आने वाली सेना और सिपाहियों के खतरे को भांपती थी। यदि तीनों टुकड़ियां साथ साथ चलती थी, तीनों टुकड़ियों में ऐसे लोग होते थे जो वक्त के साथ अपनी रफ्तार में बदलाव कर सकते थे और सभी टुकड़ियों में खबरों का आदान प्रदान करते थे। जब बहुत दिनों तक सब कुछ सही चलता रहता तो फिर ठगी का कार्यक्रम आगे बढ़ाया जाता। जब काफिला रात में गहरी नींद में सो रहा होता तब गीदड़ की आवाज़ सुनाई देती। यह संकेत होता कि बहराम अपनी पलटन के साथ आने वाला है। वह अपना पसंदीदा रुमाल मंगवाता था और उसमें एक सिक्का रखकर गांठ लगाता था। ऐसा ही काफ़ी लोग करते थे और काफिले के सारे लोगों के लिए एक एक की संख्या में बढ़ जाते थे और फिर एक साथ सारे लोगों का गला घोंटकर कुछ ही मिनटों में पूरा काम तमाम कर देते थे। फिर इन लाशों की घुटनों की हड्डियां तोड़कर इन्हें कब्रों में एक के सिर की तरफ दूसरे की टांगें रखकर क्रम में जमा दिया जाता ताकि कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दफन किया जा सके। इसके बाद शुरू होता था जश्न का दौर। गाने बजाने और कव्वाली के दौर चलते थे। जब वे थक जाते थे तो थक कर तपोनी पर बैठ जाते थे। तपोनी कहते हैं उन कब्रों को जिनमें राहगीरों को और काफिलों को दबाया गया है। इसके बाद तपोनी पर बैठकर गुड़ खाते थे। इस गुड़ की भी अपनी एक दास्तां है। आगे अपने ठगों ने अपने कन्फेशन में अंग्रेजी हुकूमत को बताया कि इसकी दास्तान क्या है। अंग्रेजी हुकूमत इन ठगों से इतनी परेशान हो चुकी थी, ऐसा कोई दिन नहीं जाता था जिस दिन कोई गायब होने की खबर लिखवाने थाने नहीं आता था। आखिर अंग्रेजी हुकूमत ने कैप्टन स्लीमन को भारत भेजा। उसे ठग और डकैती डिपार्टमेंट का हेड ऑफ इंचार्ज बनाया। स्लीमन इसका मुख्यालय जबलपुर में बनाया जो आगे जाकर आईबी इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की नींव बना। स्लीमन वर्षों तक बहराम और उसके ठग दोस्तों की तलाश में तफ्तीश करने में लगा रहा। एक दिन स्लीमन को सैयद आमिर अली के ठिकाने का पता चला। जब स्लीमन वहां पहुंचे तो आमिर अली पहले से गायब था। स्लीमन ने आमिर अली के परिवार को पकड़ लिया और 1832 में आमिर अली के साथ एक सौदा किया जिसमें उसने उसके परिवार को रिहा किया और आमिर अली को पकड़ लिया। उसने सरेंडर कर दिया। सैयद आमिर अली ने ठगों के बारे में कई बड़े खुलासे किए, अंग्रेजी हुकूमत को बताया और अंग्रेजी हुकूमत ने बहराम के ठिकानों के बारे में भी जानकारी ली। उसकी निशानदेही पर 1838 में बहराम को भी गिरफ्तार कर लिया गया और उसके साथी भी गिरफ्तार हो गए। स्लीमन ने जब एक ठग से पूछा कि यह कब्र के ऊपर गुड़ खाने का क्या राज है, तो उसने कहा, हुजूर, जिसने तपोनी का गुड़ चख लिया उसके लिए तो दुनिया ही बदल गई। एक बार आप भी चखेंगे तो आप भी ठग बन जाएंगे।
जो भी नया सदस्य शामिल होता है उसे तपोनी का गुड़ जरूर से खाना होता है। बहराम ने अपने कन्फेशन में माना कि उसने व उसके साथियों ने मिलकर 931 से ज़्यादा लोगों को मौत के घाट उतारा है और इसी बात उसका इस सारी घटनाओं के बारे में कहना था कि उसे इसका पछतावा नहीं है, यह भी दूसरे काम और धंधों की तरह उसका पेशा है। कुछ यूँ समझिए कि ना माने तो करके देख, जन्नत भी है दोजत भी है, ना माने तो मर के देख। 1790 से 1840 के बीच बहराम द्वारा किए गए मर्डर विश्व रिकॉर्ड में शामिल है, इसके लिए उसका नाम गिनीज बुक में भी शुमार है। 1840 में बहराम और उसके साथियों को जबलपुर स्थित एक पेड़ पर फांसी पर लटकाया गया। आज भी ये पेड़ जबलपुर में है। नए सदस्यों पर रियायत बढ़ते हुए स्लीमन ने उन्हें एक सुधार गृह में भेज दिया जहां वो लोग धीरे धीरे सुधरे। इसके बारे में एक ये कहानी भी है कि आज भी जब जबलपुर में जो हफ्ते में एक दिन जो हाट लगता है उसमें ज़्यादातर दुकानें उन्हीं सुधार गृह से आए हुए ठगों की औलादें हैं जिन्हें स्लीमन ने सुधारा था। 2005 में बहराम पर एक पुस्तक लिखी गई थी। पुस्तक का नाम था द ट्रू स्टोरी ऑफ इंडियाज मर्डरस कल्ट। ये ऑटोबायोग्राफी है बहराम की, जिसमें बहराम की जीवनी पर पूरा निष्कर्ष लिखा गया है। आपने यह पूरा वीडियो देखा द चकाचक पर, जो द चकाचक पर बहराम की जिंदगी की पूरी कहानी बताता है। हम जल्द ही मिलेंगे अपने नए भाग में, जो अपने समय के निर्भया कांड के जितना बड़ा गुनाह है रंगा और बिल्ला का, उसके बारे में उनकी पूरी जीवनी जानेंगे।